हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन दक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का। डियर स्टूडेंट, हम ई कॉमर्स की वीडियो बना रहे हैं। ये ई कॉमर्स की हमारी यूनिट 3 की वीडियो है। इससे पहले हमने 2 यूनिट कवर की हैं और एक यूनिट कवर की है और उसके बाद जो सेकंड यूनिट कवर की थी और जो हमारी थर्ड वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के क्वेश्चन किए थे। या आप ऐसे कह सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सेकंड यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये हमारी थर्ड यूनिट है ई कॉमर्स की, बीकॉम थर्ड ईयर की, जो कि सीएसएस यूनिवर्सिटी के लिए है। ऑलमोस्ट कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी में काम करेगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का नाम है आपका टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस। इस वीडियो में हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो ऑनलाइन बिजनेस के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ में आती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो है काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को फटाफट से निपटाएं। देखिए 22 पेज की वीडियो है ना। सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक्स कवर कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो है आपकी नेटवर्क। मैं सबसे पहले आपको नेटवर्क बताऊँगा, टाइप ऑफ नेटवर्क, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो ऊपर के पॉइंट हैं उन्हें समझने के लिए। नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर ही है। जब हम इसे जोड़ते हैं, जो जोड़ने का तरीका होता है वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। आपने बेसिकली कई बार अपने फ़ोन में सुना होगा कि भाई हमारे फ़ोन के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो वही वाली बात है यहाँ पे नेटवर्क वाली। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि नेटवर्क हमारे कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, जो आपके नेटवर्क हैं वो 5-6 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। हाँ, 5-6 प्रकार के मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपका नेटवर्क आता है उसका नाम है लैन। आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि सबसे शुरू में ही आता है या फिर सबसे बाद में आता है, कौन सा है ना, बस ये नाम है तो हमने इसे फर्स्ट नंबर पर लिखा है। सबसे पहले जो हमारी इस लिस्ट में है उसका नाम है लैन। लैन का क्या मतलब है यहाँ पे? लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। और जो इस नेटवर्क की रेंज होती है वो केवल एक बिल्डिंग होती है, अप्रोक्स 1 किलोमीटर का। सपोज आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं या कोई किसी टावर में रहते हैं, है ना, और आपको पूरी जो बिल्डिंग है उसमें सपोज करो 20 फ्लोर है या 22 फ्लोर है, इस टाइप से, और वो 1 किलोमीटर के दायरे में आपकी बिल्डिंग है, तो उसकी वहाँ पे नेटवर्क यूज होगा उसे आप लैन कह सकते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क को वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका ईथरनेट कहलाता है। हमने यहाँ पे लिखा है, अगर ये नेटवर्क वायर से बनाते हैं, यानी वायर से इस कनेक्शन को जोड़ते हैं, तो ये आपका ईथरनेट कहलाता है। जैसे आपने पहले बीएसएनएल का देखा होगा ना, बीएसएनएल का आपके घरों में आता था और वहाँ पे वो नेटवर्किंग का काम करता था। और सपोज करो यही जो आपका नेटवर्क है लैन, अगर उसे आप वायरलेस बनाएं, यानी कि बिना वायर के बनाएं, तो आप कह सकते हैं उसे WLAN कहेंगे, यानी वायरलेस लोकल नेटवर्क। तो आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली यहाँ पे केवल फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका मैन। मैन क्या है? मैन होता है आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, बताते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के बारे में। जो इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज आप कह सकते हैं कि एक सिटी, यानी पूरा का पूरा एक शहर जितना होता है ना, उसकी इतनी रेंज होती है। इसकी आप कह सकते हैं अगर रेंज 20, 30 या 50 किलोमीटर का जो एरिया है ये नेटवर्क कवर करता है। आपने देखा होगा जो बीएसएनएल का लैंडलाइन था, है ना, वो इसी का एग्जांपल है। या आपने देखा होगा सपोज जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आप रेडियो एफएम चलाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा रेडियो 3.5 एफएम पे, तो जो आपको बताएगा वो दिल्ली के बारे में बताएगा। सपोज अगर आप पंजाब चले जाते हैं, किसी और एरिया में चले जाते हैं और आप वहीं पे उसी फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं, है ना, रेडियो एफएम की 93.5, तो वहाँ पे वो पंजाब के बारे में बताएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो आपके मैन है ये अलग अलग सिटी में काम करता है। इसके बाद आता है आपका कैन। कैन क्या है? कैन होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि
मैन से तो छोटा होता है लेकिन लैन से बड़ा होता है, इसलिए हम इसकी रेंज कितनी कर सकते हैं, इसकी हम रेंज कह सकते हैं 2, 4 या 5 किलोमीटर। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपका कैंपस है ना, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी या फिर किसी कैंपस या फिर आप कह सकते हैं किसी कंपनी है ना, या इस तरह की जो पैलेसेस होते हैं जो कैंपस टाइप होते हैं, वहाँ पे इसे यूज में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक पॉइंट है, इसे लैन से नहीं चलाया जा सकता, यानी इस वाले जो ये आपका कैन है जिसे आप कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, इसे लैन से नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद जो आपका 4 नंबर पे नेटवर्क आता है उसे आप कहते हैं वैन। वैन क्या है आपका? वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है अगर हम बात करें जियोग्राफिकली लोकेशन कलेक्शन ऑफ लैन, आप कह सकते हैं। यानी कि जो कई सारे लैन हैं, यानी आप लोकल एरिया नेटवर्क को अगर एक साथ मिला देंगे तो हमारा वैन बन जाता है। सपोज करो जो आपका ये छोटा सा लैन है, ठीक, यहाँ पे भी एक लैन लगा हुआ है, यहाँ पे भी लैन, यहाँ पे भी लैन, यहाँ पे लैन। तो जब बहुत सारे आपके लैन मिल जाते हैं, इन सभी का एक बड़ा रूप आपका कहलाता है क्या? वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसका जो एग्जाम्पल है वो अपने आप में इंटरनेट है। इंटरनेट इसी का एग्जाम्पल है। तो अगर हमारे एक बात समझ में आ गई है यहाँ पे, आप अगर कहते हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कलेक्शन है किस चीज़ का? लैन का, यानी छोटे छोटे नेटवर्क का कलेक्शन है इंटरनेट। या हम कह सकते हैं छोटे छोटे नेटवर्क का कलेक्शन है इंटरनेट। और नेटवर्क क्या है? 2 कंप्यूटर का या फिर 2 से अधिक ज़्यादा कंप्यूटर का आपस में जो डाटा ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो आपका नेटवर्क कहलाता है। इसके बाद आता है आपका पैन। पैन क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क में अगर आपको बताऊं ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप डाटा जो ट्रांसफ़र करते हैं ना, वही आपका नेटवर्क कहलाता है। और जो ये अलग अलग इसके नाम हैं कि जैसे कई तरह के नेटवर्क हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम डाटा किस लेवल पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सपोज करो अगर आप 10 कंप्यूटर का एक जगह सेटअप बनाते हैं तो वो आपका अलग नेटवर्क कहलाएगा। और जैसे यहाँ पे बताया हमने, एक पैन होता है। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये दुनिया का सबसे छोटा नेटवर्क है और ये नेटवर्क है टेम्परेरी नेटवर्क है, यानी इसे कोई भी बना सकता है और कभी कभी ख़त्म किया जा सकता है। इसके एग्जांपल हैं आपके क्या? जैसे कि आपका ब्लूटूथ या फिर हॉटस्पॉट। आपने कई बार सुना होगा ना पहले कि भाई ब्लूटूथ ओपन कर दो, है ना, गाने चलाने, या फिर हॉटस्पॉट ओपन कर दो। तो हम यही तो काम करते हैं कि जो डाटा है, डाटा का हम ट्रांसफ़र ही तो करते हैं, है ना, छोटे से रूप में, और उसे हम कभी भी ख़त्म कर देते हैं। और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 10 मीटर से 30 मीटर तक की। इसलिए हम इसे कहते हैं लोकल एरिया पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। सॉरी गाइस। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपना वीपीएन। वीपीएन क्या है? वीपीएन होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों ये जो नेटवर्क है, वैसे मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट दुनिया का सबसे अनसिक्योर नेटवर्क है। यानी कि आप इंटरनेट पे कभी भी हैक हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इंटरनेट पे कभी भी हैक हो सकते हैं और ये बिल्कुल अनसिक्योर है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं सिक्योर, जो आपकी सिक्योरिटी है वो नील बटे सन्नाटा, यानी 0 है। तो इस सिक्योरिटी को बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ में लाते हैं हम वीपीएन। वीपीएन क्या होता है? ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये जो आपका इंटरनेट है ना, इंटरनेट और आपके डिवाइस के बीच में कनेक्ट होता है। ये जो ये वाला नेटवर्क है, और ये एक लेयर बनाता है किस चीज़ की? सिक्योरिटी लेयर, जिससे कि जो आपका सिस्टम है या आपका कंप्यूटर है उसमें हैकिंग के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बाद दोस्तों समझ लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट मैंने आपको बताया ना, पब्लिक नेटवर्क होता है, ठीक है, ये होता है आपका पब्लिक नेटवर्क। दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो आपका इंटरनेट ही होता है। और इंटरनेट बताया था कि छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन को अगर हम मिला दें तो वह आपका इंटरनेट बन जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के बाद एक चीज़ और आती है जिसे आप कहते हैं इंट्रानेट। ये इंटरनेट क्या चीज़ होता है भाई, समझाते हैं अभी। एक हुआ आपका पॉइंट इंटरनेट, एक हुआ आपका इंट्रानेट। इंटरनेट के बारे में बताते हैं।
इंट्रानेट बेसिकली आपका प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है, जबकि आपका इंटरनेट है पब्लिक नेटवर्क कहलाता है। अगर आप क्या करें, किसी कमरे में 10 कंप्यूटर को ऐसे नेटवर्क में जोड़ दें ताकि वे आपस में डाटा शेयर कर सकें, तो ये आपका इंट्रानेट कहलाता है। आई बात समझ में? यानी कि ये एक ऐसा नेटवर्क है कि केवल 10 कंप्यूटर ही आपस में जुड़े हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इनसे कोई भी दूसरा नेटवर्क या फिर बाहर का कोई भी नेटवर्क न जुड़ सके। इस तरह का नेटवर्क आपका प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। सपोज अगर हमने यहाँ पे एक हमारा कमरा है, इसमें हमने 10 कंप्यूटर का एक क्या बनाया, नेटवर्क तैयार कर दिया। एक दूसरा कमरा है, उसके अंदर भी हमने 10 कंप्यूटर का एक नेटवर्क तैयार कर दिया, और जो ये वाला आपका नेटवर्क है इसे हमने बाहर से जोड़ दिया, यानी बाहर किसी नेटवर्क से जोड़ दिया, तो तभी आपका क्या कहलाएगा, आपका लैन कहलाएगा, नहीं लोकल एरिया नेटवर्क, और ये आपका एक इंटरनेट का ही रूप होगा। ठीक है, जबकि अगर ये है जो एक केवल 10 कंप्यूटर का ही आपस में जुड़ा है तो ये इंट्रानेट कहलाएगा, यानी इसका कोई बाहर के कंप्यूटर से कोई भी मतलब नहीं है, ये केवल आपका प्राइवेट नेटवर्क है। आई बात समझ में? अगर आप ये देखिए डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, अगर किसी कमरे में हम 10 कंप्यूटर को ऐसे नेटवर्क से जोड़ दें ताकि वे सभी आपस में डाटा शेयर कर सके, और दूसरा पॉइंट कहता है इनसे कोई भी दूसरा नेटवर्क या कोई भी बाहर का नेटवर्क न जुड़ सके, उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर क्या है ना, कई सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। ये बिल्डिंग हम मान सकते हैं HCL एक कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं HCL की एक कंपनी है, और उसके अंदर इस हमने नेटवर्क को बनाया हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर प्राइवेट करके। फिर क्या हुआ, दोस्तों जैसे कि आपका ये इस बिल्डिंग में हमने नेटवर्क बनाया और उसे हमने नाम दे दिया इंट्रानेट 1। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, हमें एक दूसरी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी, हमने दूसरी बिल्डिंग बनाई, उसके अंदर भी हमने कंप्यूटर रखे और उसका सभी का एक नेटवर्क बनाया और उसको हमने बना दिया इंटरनेट 2। और ये आप कह सकते हैं एक पूरी एक एरिया है। ठीक है, उसके अंदर ये आप कह सकते हैं ये एक अलग सिटी में है, दूसरी अलग सिटी में है। फिर हमें क्या करना था, बिल्डिंग ए का डाटा बिल्डिंग 2 के साथ शेयर करना था, लेकिन हम चाहते थे कि किसी भी अदर नेटवर्क के साथ शेयर न हो, जो ये कंपनी है केवल कंपनी का डाटा कंपनी तक ही सीमित रहे। इसके लिए हमने क्या किया, इंटरनेट का डाटा इंटरनेट 1 का डाटा इंटरनेट 2 के साथ हमने शेयर कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह का नेटवर्क आपके सामने आता है तो उसे हम कह देते हैं एक्स्ट्रा नेट। ठीक है, आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट, यानी कि इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट होता है आपका प्राइवेट नेटवर्क। हम कह सकते हैं जो आपका प्राइवेट नेटवर्क, कई सारे प्राइवेट नेटवर्क मिलकर आपका बनाते हैं इंट्रानेट, और इंट्रानेट कई सारे इंटरनेट मिलकर बनाते हैं आपका एक्स्ट्रानेट। हम यहाँ पे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट, यानी इंटरनेट का मिलन। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें समझ में आई, एक हमारा होता है इंटरनेट, एक होता है हमारा एक्स्ट्रानेट। ठीक है, और एक्स्ट्रानेट के अलावा एक होता है आपका इंट्रानेट। तो 3 पॉइंट यहाँ पे हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट। दोस्तों जब ये PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे अच्छे से समझ लेना एक बार। ठीक है, आप समझ पाएंगे इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क होता है, जो आपका इंट्रानेट है प्राइवेट नेटवर्क होता है, और जो आपका कई सारे इंटरनेट मिलके आपका बना देते हैं एक एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इसके बाद जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो एक मॉडम होती है, आप याद रख लो बस नाम, मॉडम होती है, एक आपकी हब या फिर डंप होती है, एक आपकी स्विच होती है, एक आपकी राउटर होती है, गेटवे होती है, एक आपका फायरवॉल होता है, एक आपकी ब्रिज होती है। ये आपकी क्या होती हैं, नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। दोस्तों आपका जो नेटवर्किंग का पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपना ई-कॉमर्स के टेक्नोलॉजी की, है ना। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स समझने हैं। एक है आपका सोशल मीडिया। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं, या फिर उसका आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यूज़र को ना आप अपने साथ फॉलो कर सकते हैं। यूज़र से आप अपने आप को फॉलो करवा के
आप सारे कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को, आप या यूज़र को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। तो सोशल मीडिया का आपके इस बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक आपका होता है इंटरनेट सर्वर। डियर स्टूडेंट, इंटरनेट सर्वर क्या होता है? इंटरनेट सर्वर आपका एक तरह से एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि सारे छोटे छोटे कंप्यूटर को आपस में शेयर करता है या फिर एक साथ मिलाता है, और मिलाने के बाद वो आपका इंटरनेट कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंटरनेट सर्वर, जहाँ पे आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो रन करता है। एक होता है आपका वेबसाइट सर्वर। वेबसाइट सर्वर क्या होता है? वेबसाइट सर्वर वो होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या फिर आपकी कोई भी एप्लीकेशन है या फिर आपकी वेब एप्लीकेशन है या आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, इस तरह का कोई भी जो आपकी वेबसाइट है, उसका जो डेटा जिस जगह पर रखा हुआ है, जिस लोकेशन पे रखा हुआ है, वो आपकी कहलाता है वेबसाइट सर्वर। सपोज करो हमारी वेबसाइट है जैसे कि dreamtopper.in, ठीक है, और उसका जो सारा डाटा है वो किसी एक सर्वर में सेव होगा, जब भी तो आप उसे आसानी से इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। तो वही हमारा कहलाता है वेबसाइट का सर्वर। डियर स्टूडेंट, एक आपका पॉइंट है CMS। जो CMS है वो क्या है? CMS का मतलब होता है यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपका सारा का सारा कंटेंट है, जैसे कि आपका कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस है ना, और आपका क्या हुआ, आपके जो वेब पेजेस हो गए, आपकी इमेज हो गई, आपके पिक्चर्स हो गए, आपकी वीडियोस हो गई, इस तरह का आपका जो भी कंटेंट है उसे जो मैनेज करने का काम करता है वो CMS करता है। CMS एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है चैट सपोर्ट। चैट सपोर्ट क्या है दोस्तों? जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सपोज आपका कोई भी कस्टमर आपसे चैट करना चाहता है, यानी वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो वो आपको चैट सपोर्ट की मदद से आपसे ले सकता है। तो आपको ऑनलाइन बिजनेस में अपना चैट सपोर्ट भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है? जो आपके फ़ोन में अमेजोन की एप्लीकेशन होगी, पेटीएम की एप्लीकेशन होगी या फिर फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन होगी, इस तरह की जो भी एप्लीकेशन होती है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होती है। मोबाइल एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। सपोज अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट पे कम यूज़र जाते हैं, और जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन होती है उस पर आपके ज़्यादा यूज़र आते हैं। डियर स्टूडेंट, जो एक पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी अप्रानेट से हुई थी, यानी आप कह सकते हैं जो इंटरनेट का पहला नाम था वो था अप्रानेट। अमेरिका की एक एजेंसी थी, उसका नाम था शायद अप्रानेट। तो उसने ही जो ये इंटरनेट की शुरुआत की थी वो आपकी की थी फोर्स के लिए। बस आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रखें कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जो पुराना नाम था वो अप्रानेट था। आप केवल इतना ही याद रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। आपको क्या क्या नीड पड़ेगी आपकी वेबसाइट बनाने के लिए? हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या, जो अभी बताया था ना वेबसाइट सर्वर, वही आपका बेसिकली डाटा सेंटर होता है, ठीक है। सेम नेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो डेटा सेंटर होता है वही हमारा सर्वर कहलाता है। डेटा सेंटर जो जगह है, सपोज जैसे मैं कह दूँ मैंने दिल्ली में एक डेटा सेंटर बनाया है ना, दिल्ली में कोई जगह खरीदी और वहाँ पे मैंने कई सारे कंप्यूटर की एक लैब तैयार कर दी, और यानी कि बेसिकली सर्वर की। तो हम कह सकते हैं जो हमारा डाटा सेंटर है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या रखे हैं, बहुत सारे सर्वर रखे हैं। सर्वर क्या, बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं। सर्वर को आप बोल सकते हैं कंप्यूटर एक तरह से। इसके बाद आती है बात स्टोरेज की। जो हमारा सर्वर है उसके अंदर भी स्टोरेज भी तो होगा। स्टोरेज क्या, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है ना, या फिर हमारी SSD। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा सेंटर है उसके अंदर कितना स्टोरेज है, ये यहाँ पे बात की गई है। एक होता है सब सिस्टम, यानी डाटा सेंटर से ही रिलेटेड होता है। इसके बाद आती है CPU। जो हमारा डाटा सेंटर है उसके अंदर कितना बड़ा CPU लगाया हमने, ठीक है, जो कि आपके इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है, आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे CPU भी लगाया जाता है। एक फिर है मेरे दोस्त सिक्योरिटी डिवाइस। सपोज आपका जो डाटा सेंटर है कोई आप तो कोई हैक कर ले, है ना, वो सारा का सारा जो डाटा है वो आपका चोरी कर ले, या फिर आपका डाटा चोरी करने के बाद फिर आपसे पैसे मांगे, ऐसा भी तो हो सकता है। इसी को तो हैकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी डिवाइस की भी नीड होती है, ताकि जो हमारा डाटा है वो अच्छा सुरक्षित रखा रहे।
डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। दोस्तों, जो आपका एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोल है, ये क्या काम करता है? जो आपका डाटा है ना, डाटा को जो मैनेज करेगा कि भाई कौन कौन सा डाटा कौन कौन सी वेबसाइट के साथ शेयर करना है, ये सारा का सारा जो आपका एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर के अंडर आता है। इसके बाद है आपका एक डाटा सेंटर प्रोसेसर चिप। इसमें एक चिप लगी होती है आपके जो सर्वर है, ताकि जो उसकी स्पीड है अच्छी खासी बनी रहे। फिर इसके बाद आता है नेटवर्क स्विच, है ना, नेटवर्क का स्विच है यहाँ पे। एक डियर स्टूडेंट, एक फायरवेल है। ये फायरवेल क्या काम करती है? इंटरनेट, और आप कह सकते हैं जो फायरवेल है इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में एक लेयर तैयार करती है सिक्योरिटी की, उसे आप फायरवेल कहते हैं, यानी एक दीवार की तरह काम करती है। इतना डिटेल आपको टेक्निकल होने की आपको ज़्यादा नीड नहीं है, बस इतना समझ लो कि हाँ, इसके अंदर कोई फायरवेल नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर इसके बाद हमने बताया एक राउटर होता है। राउटर अभी आपको बताया, ये आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। इस तरह से आपके कई सारी चीज़ें आती हैं आपके डाटा सेंटर के अंदर। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं सर्वर की, है ना। अभी बताया ना, डाटा सेंटर और सर्वर एक ही चीज़ है ना। इसके बस थोड़े से अंदर का पार्ट है सर्वर। बताया था कि जैसे डाटा सेंटर होता है क्या, वो एक पूरी जगह होती है। सपोज़ दिल्ली के अंदर हमने कोई जगह खरीदी, ठीक है, जगह का मतलब कोई ज़मीन खरीद ली, और वहाँ पे हमने कई सारे सर्वर बनाए, और सर्वर के अंदर यानी सर्वर बनाए, है ना। जैसे ए सर्वर, बी सर्वर, सी सर्वर, डी सर्वर, ई सर्वर, एफ सर्वर, इस तरह से कोई सर्वर बना दिए। तो जो मेरी पूरी जगह है, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं डाटा सेंटर, ठीक। और ये सर्वर होते हैं अलग अलग। सर्वर क्या होते हैं? सर्वर के अंदर एक होता है पॉइंट रैम, जो कि आपके सर्वर को स्पीड का काम करता है ना। सर्वर को आप एक तरह से कंप्यूटर भी समझ सकते हैं कि भाई एक बड़ा सीपीयू है, बड़ा सीपीयू ही तो सर्वर कहलाता है आपका। तो एक रैम होती है, HTTPS होता है। HTTPS क्या होता है? HTTPS की जो फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। ये क्या काम करता है? ये इंटरनेट की सिक्योरिटी की तरह काम करता है। जो आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट को सिक्योर करने का काम करता है HTTPS। जब हमारी नेक्स्ट यूनिट है, उसमें हम पेमेंट गेटवे के बारे में समझेंगे, तो इसी में मैं आपको HTTPS के बारे में बताऊंगा कि HTTPS का क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं वेब सर्वर की। वही बात है, वेब सर्वर भी यानी कि हमारा नॉर्मल सर्वर, बस यहाँ पे एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। यहाँ पे एक होती है अपाची। अपाची क्या होती है? ये आपका दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपाची, है ना। आप कह सकते हैं कि इसको, ये आपकी डाटाबेस के रूप में काम करती है। जो हमारा डाटा रखा है ना, उसको सही तरह से अरेंज करने का काम करती है। फिर इसके बाद आता है आपका वेबसाइट कंटेंट। वेबसाइट कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी वेब पेज हुई, इमेज हुई, या फिर आपकी वीडियो हुई। इस तरह का जितना भी आपका कंटेंट है, वो सारा का सारा आपका आ जाता है वेबसाइट के अंदर। हम जो वेबसाइट की डेफिनेशन में यही तो बोलते हैं ना कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज, इमेज एंड वीडियोस या इंफॉर्मेशन, वेबसाइट यही तो होती है। एक आपका दोस्तों होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आप अच्छे से जानते हैं, जीबी में हो सकता है, टीबी में हो सकता है। जीबी क्या, यानी कि आपका गीगाबाइट, जैसे कि 1 GB, 2 GB, 3 GB, या फिर आपका टीबी 1 TB, 2 TB, 3B। आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं 1000 जो GB होती है, वो आपकी 1 TB के बराबर होती है। डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट है आपका HDD। HDD क्या होती है? ये हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जो कि बेसिकली कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है ना। HDD, जिसे आप हार्ड डिस्क बोलते हैं। और हार्ड डिस्क डाटा यानी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी, जो आपके डाटा को कलेक्ट करती है, डाटा को अपने अंदर रखती है। इसके बाद आती है एक SSD। SSD भी क्या होती है ना, ये हार्ड डिस्क का अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं आप। जैसे कि एक HDD हुई हार्ड डिस्क ड्राइव, ये होती है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो आपकी SSD होती है, ये भी डाटा स्टोरेज डिवाइस है, और इसके अंदर बहुत सारा डाटा आप बहुत स्पीड से काम में ला सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक अपडेटेड है, यानी अपडेट है किस चीज़ का? HDD का। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट, जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की भी नीड होती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद मेरे भैया आता है आपका फायरवेल।
फायरवॉल क्या काम करता है? सिक्योरिटी का काम करता है इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका हार्डवेयर है और इंटरनेट है, इनके बीच सिक्योरिटी का काम करता है। अगर आप अपने कंप्यूटर का फायरवॉल ऑन रखते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं जब भी आप इंटरनेट पे काम करते हैं। तो इंटरनेट से कोई वायरस नहीं आ पाता आपके कंप्यूटर के बीच में, तो वो सिक्योरिटी बनाने का काम आपका फायरवॉल के द्वारा किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हमारे काम की बात आई वेब डोमेन। आपने कई बार सुना होगा कि भाई डोमेन 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 डोमेन। व्हाट इज़ द डोमेन? डियर स्टूडेंट, जो आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है, क्या होती है आपकी वेबसाइट? आपकी जो वेबसाइट होती है वो होती है क्या? ये होती है आपकी इमेज, कई सारी इमेज हुई, ठीक, कई सारे आपके वेब पेज हुए, या फिर आप कह सकते हैं सॉन्ग हुए, या फिर किस तरह का कितना ही सारा डेटा हुआ, वो आपका वेबसाइट में रखा होता है। देखो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। जो हमारी वेबसाइट है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बनती है। सबसे पहला आता है आपका डोमेन, ठीक है, एक आती है आपकी होस्टिंग। सबसे पहले हमें डोमेन के बारे में बात करनी है। डोमेन क्या होता है? डोमेन आपका वेबसाइट का नाम होता है। जो भी आपकी वेबसाइट है उसका जो नाम होगा वो आपका बेसिकली डोमेन कहलाता है। तो दोस्तों, जो वेबसाइट का आपका नाम होता है वैसे वो डोमेन नहीं होता, वो सच में जो वेबसाइट का आप कह सकते हैं एक एड्रेस होता है, वो आपका कुछ इस तरह से होता है ना। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी एक आईपी एड्रेस होता है ना, इस फॉर्म में होता है वेबसाइट का नाम। तो हम आप सब जानते हैं कि इस चीज़ को आसानी से कोई याद नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम एक डोमेन की यानी आप नाम की एक लेयर चढ़ा देते हैं वेबसाइट के ऊपर, ताकि उसे अच्छे से याद रख सकें। आप जानते हैं, सपोज करो आपका जो घर है वो इंडिया में है, ठीक है, और ये हमारी पूरी पृथ्वी है। आपने एक बात सुनी होगी, आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपने नाम सुना होगा। सपोज करो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट ओनली फॉर एग्जांपल। अगर ये आपका घर है यहाँ पे, ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ पे है पृथ्वी के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कहेंगे कि भाई सपोज करो ये 0 डिग्री है, ठीक है, या हम इसे 10 डिग्री मान लेते हैं केवल एग्जाम्पल के लिए, ठीक, और हम इसे क्या मानते हैं, इसे मान लेते हैं 5 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ पे है, तो आप यही तो बोलेंगे कि भाई 10 डिग्री लैटिट्यूड है ना, और 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस तरह से आप कुछ अपने घर का एड्रेस बोलेंगे। लेकिन क्या अगर आप अपने दोस्त को बोलेंगे, क्या वो समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। अगर मैं उससे बोलूँ कि कहाँ, कि भाई आप कहाँ रहते हैं, आप आसान बोलो कि भाई दिल्ली के अंदर और इस फलानी जगह पे आप आ जाओ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं उस लोकेशन को। सेम प्रोसेस आपका वेबसाइट के अंदर आता है। जो वेबसाइट है, वेबसाइट का जो नाम होता है बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसे आप आईपी एड्रेस बोलते हैं ना, आईपी होती है। ऐसे सपोज करो 124.0. है ना 3.xyz कुछ भी हो सकता है, इस तरह का एक नाम होता है। इस नाम को हम आसानी से याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, डोमेन नेम, यानी कोई एक ऐसा नाम जिसे हम आसानी से याद कर सके। जैसे google.com, facebook.com, sachin.com, dreamtopper.com, आप अपना नाम लगा सकते हैं, उसके बाद .com, .in कुछ भी लगा सकते हैं, तो आप आसानी से इस नाम को याद कर सकते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर हम एक इस तरह की कोई लेयर बना देते हैं जिसे हम आसानी से नाम को याद रख सके। तो मैंने बताया वो जो वेबसाइट का नाम होता है वो आपकी आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। वेबसाइट की जो पहचान होती है, पहचान को ही तो नाम बोलते हैं, ठीक, जो आपकी पहचान होती है वो एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस का जो नाम है उनसे हम याद नहीं कर सकते, या फिर आप कह सकते हैं जो आईपी एड्रेस है इसके ऊपर हम एक नाम का या फिर एक किसी भी नाउन का हम एक लेयर चढ़ा देते हैं जिससे कि हम उसे आसानी से याद कर सकें। और उस नाउन के बाद हम एक एक्सटेंशन लगा देते हैं, जो कि एक्सटेंशन ये शो करता है कि ये किस कैटेगरी की वेबसाइट है। जैसे कि जो .com की वेबसाइट होती हैं, इन्हें हम बोल देते हैं ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, यानी कॉमर्शियल आप समझ सकते हैं, ठीक। एक होती है आपकी .edu। अगर किसी भी वेबसाइट के एंड में edu लगा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो वेबसाइट ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर किसी की वेबसाइट में है ना मिल लगा है या फिर सो लगा है, और जैसे इस तरह के कई सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं। जैसे एक एक्सटेंशन है .org,
अगर किसी भी वेबसाइट में .org लगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। ऐसे ही .net है, इसका मतलब है कि ये नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करती है। जैसे कि .int है ना, जैसे कि .in है। इन बेसिकली ये दिखाती है कि गवर्नमेंट .in, यानी कि ये जो वेबसाइट है ये इंडिया के लिए है। यहाँ तक कि इस वेबसाइट को कोई भी यूज कर सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डोमेन खरीदा जा सकता है, लेकिन ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ना। जैसे AV है, TK है, या फिर UK इज़ यूनाइटेड किंगडम है ना। इस तरह से आप एक होता है .US होती है, यानी यूनाइटेड स्टेट। आपने देखा होगा जो हमारी भारत की वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसमें क्या लगा है, गवर्नमेंट.in लगा है ना। ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है जो बेसिकली एक ही है। ठीक, अब सपोज करो अगर जैसे उत्तर प्रदेश की हमें वेबसाइट देखनी है, उत्तर प्रदेश की क्या है, तो यहाँ पे होगी up.government.india। ठीक है, तो दोस्तों जो ये .up है ये क्या कहलाएगा, ये आपका एक सब डोमेन कहलाएगा। ये आपका केवल डोमेन है, डोमेन से पहले जो भी लगता है डॉट्स करके वो हमारा सब डोमेन कहलाता है। या समझ में आई ना। इसके बाद हम बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। डोमेन हमने समझा है, समझते हैं होस्टिंग क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो होस्टिंग होती है, होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ पे हमारा ऑनलाइन डाटा, या आप कह सकते हैं हमारी वेबसाइट का जो डाटा रखा होता है। अब आप कहेंगे कि सर जो डाटा है वो तो सर्वर में रखा होता है। बिल्कुल राइट डियर स्टूडेंट, हमने एग्जाम्पल लिया था क्या एग्जाम्पल लिया था, डाटा सेंटर का। ठीक है, समझते हैं होस्टिंग को बिल्कुल आसान शब्दों में, तसल्ली से, है ना। बिल्कुल रुको बस एक मिनट, मुझे एक इमेज बनाने दो अच्छे से। अब सपोज करो ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर हमने कोई जगह खरीदी। ऑलराइट, आप जानते हैं ना जब कोई सर्वर खरीदता है तो वो कितना रिच पर्सन होगा, अमीर होगा नहीं होगा? अरे बोलो हाँ, हाँ भाई अमीर होगा। ठीक है, इसके पास इसने क्या बनाए, सर्वर बनाए। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाटा सेंटर के अंदर सर्वर बनाए, यानी अलग अलग कमरे। डाटा सेंटर एक पूरी बिल्डिंग है ना, पूरी जगह है डाटा सेंटर, और उसके अंदर हमने अलग अलग कमरे बनाए। अलग अलग कमरों के अंदर हमने अलग अलग कंप्यूटर रखे, यानी कि सर्वर रखे अलग अलग। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे कंप्यूटर लैब होती है, कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर रखे होते हैं, इसी तरह से डाटा सेंटर के अंदर सर्वर रखे होते हैं। अब आप सपोज करो कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपको किस चीज़ की नीड होगी? सबसे पहले आपको डोमेन की नीड होगी। डोमेन तो आप आसानी से कोई भी बुक कर लेंगे। ठीक है, डोमेन आपकी जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट का नाम आसानी से बुक कर लेंगे या रजिस्टर करा लेंगे। लेकिन अब सेकंड जो थिंक आती है कि आप उस वेबसाइट का जो डाटा है उसे कहाँ पे रखोगे। अब आप कहोगे कि सर्वर में। क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना डाटा सर्वर में रख सकते हैं, या आप अपना खुद का सर्वर बना सकते हैं? और आप जानते हैं कि सर्वर को बनाने के लिए कितना ज़्यादा खर्चा आता है ना, सिक्योरिटी का या फिर कंप्यूटर का। जो इस सर्वर के अंदर कंप्यूटर लगे रहते हैं ना मेरे भाई, ये 24 घंटे चलते रहते हैं, 24 घंटे, और ये इतने सिक्योर कंप्यूटर लगे रहते हैं। सपोज अगर किसी कंप्यूटर में कोई फॉल्ट भी आ गया ना, तो आप उसका जो डाटा है वो कभी भी लॉस नहीं होता, वो डाटा ख़राब नहीं होता। उसके अंदर बैकिंग सिस्टम लगा था जो आपका बैकअप लेता रहता है, बैकअप का भी बैकअप लिया जाता है। तो इतना हैवी सिस्टम सर्वर के अंदर लगा होता है ताकि जो वेबसाइट का डाटा है वो ख़त्म ना हो सके, क्योंकि भाई मेहनत होती है ना बहुत ज़्यादा, ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए सर्वर को आप कह सकते हैं सर्वर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद का सर्वर बना सके। तो हम बेसिकली क्या काम करते हैं, जिस पर्सन ने सर्वर बनाया है वो अपने सर्वर में सपोज करो जो A रूम है, रूम नंबर A के अंदर जो कंप्यूटर रखा है, ठीक है, जो ऑनलाइन कंप्यूटर है जो है ना, तो वो क्या करता है, ये कंपनी के जो है सर्वर डाटा सेंटर का मालिक, ये बोलता है कि भाई मैं अपने सर्वर का कुछ पार्ट, है ना, मैं अपने सर्वर का कुछ पार्ट दे रहा हूँ किस चीज़ पे, रेंट पे, कुछ पार्ट रेंट पे दे रहा हूँ। जैसे ये आपका A है, A रूम नंबर है, इसके अंदर कोई कंप्यूटर रखा है, ठीक है,
दोस्तों और अब जानते हैं जो ये सर्वर है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो जैसे एक कंप्यूटर रखा है, अब क्या होगा, एक ही कंप्यूटर का जो कॉस्ट है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। एक ही कंप्यूटर का लगभग ऐसा पड़ता है 20-25 हज़ार रुपये आपकी एक ही कंप्यूटर की कॉस्ट पड़ जाती है। यानी कि रेंट बता रहा हूँ, ये रेंट है एक साल का, 25-30 हज़ार रुपये एक ही कंप्यूटर का रेंट होता है, अगर आप ऑनलाइन मतलब सर्वर अपना इनकी जो सर्विस है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई छोटी मोटी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते कि आप भाई 20-25 हज़ार रुपये साल का खर्च करो। तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है। तो इसी कंप्यूटर के अंदर आप ये कह लो कि कई सारे पार्ट बने होते हैं, कई सारा, यानी एक ही कंप्यूटर आपका कई व्यक्तियों को, कई सारी वेबसाइट यूज़र को दे दिया जाता है। तो अब एक बात समझ में हमारे आई, वो क्या है कि एक ही कंप्यूटर को हम शेयर कर रहे हैं कई वेबसाइट यूज़र के साथ। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे शेयर सर्वर। क्योंकि जो ये हमारा कंप्यूटर है, इसका जो डाटा है, यानी इसकी जो आप कह सकते हैं इसकी स्पीड है या फिर इसका जो डाटा स्पेस है, सब कुछ है वो शेयर हो रहा है ना कई सारे यूजर के बीच में या फिर कई सारे लोगों के बीच में जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, है ना। तो हम इसे आप क्या कह सकते हैं, शेयर कह सकते हैं, यानी शेयर सर्वर। और यहाँ पे होस्टिंग क्या है, यही आपकी होस्टिंग भी कहलाती है, क्योंकि ये हमारा खुद का नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हैं हमारा खुद का नहीं है, इसे हमें रेंट पे लेना पड़ता है। तो हम इसे बोल देते हैं कि भाई हमने होस्टिंग की है। ठीक है, जो हमारा ये होस्टिंग को बेच रहा है, या आप कह सकते हैं जो सर्वर को बेच रहा है, वो हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर कहलाता है। हम कह सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है, वो हमारी जो वेबसाइट का जो डाटा है वो कहाँ से होस्ट है, वो इस वाले सर्वर से होस्ट है। तो हम इसे होस्टिंग कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इसका काम है ये हमारे डाटा को होस्ट कर रही है, तो इसलिए हम इसको होस्टिंग कह सकते हैं। और ये होस्टिंग हमारी किस टाइप की हुई, ये हमारी शेयर्ड होस्टिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, ये हमारा शेयर्ड डाटा है, यानी एक ही सर्वर हमारा कई जगह बटा हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, हम कलर चेंज करते हैं, सेकंड थिंग समझाता हूँ। एक होता है इसके बाद आपका वीपीएस। वीपीएस क्या होता है, सपोज करो कोई आदमी बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता है और वो कहता है कि भाई मेरा काम ना शेयर्ड होस्टिंग में नहीं चलेगा, क्योंकि भाई आप जानते हैं जब एक कंप्यूटर के अंदर कई सारे लोग आएंगे, कई सारे लोग वेबसाइट बनाएंगे, तो उसकी स्पीड भी कम होगी, उसका स्पेस भी कम होगा, ये सब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे बड़ी वेबसाइट बनानी है, मुझे तो अपना पर्सनल खुद का सर्वर चाहिए ना, मतलब पर्सनल खुद का एक रेंट पे चाहिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, हम तो उसको बोल देते हैं वीपीएस। वीपीएस क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नहीं, वीपीएस सर्वर कैसा होता है ना, ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। यानी किसी भी वेबसाइट यूजर का खुद का सर्वर होता है, यानी खुद का एक पार्ट होता है जो कि रेंट पे लेता है एक साल के लिए, इसे किसी भी वेबसाइट के साथ शेयर नहीं किया जाता। इसके बाद हम एक बात कहते हैं जो डेडिकेटेड होस्टिंग है। डेडिकेटेड होस्टिंग भी आपकी बस यही कहलाती है जो आपकी वीपीएस, दोनों एक ही नाम है। फ़र्क इतना यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे आपका कम, यानी जो आपका कम क्वालिटी का थोड़ा सा सर्वर लगा होगा, यहाँ पे हैवी क्वालिटी का सर्वर लगा होगा। जैसे इस वाले सर्वर के अंदर मैंने बताया ना कंप्यूटर ही होता है बेसिक, यहाँ पे कोई 8 GB की रैम लगी होगी, यहाँ पे कोई 4 GB की रैम लगी होगी, तो इस तरह का हो जाता है। फिर आपकी एक होती है मैनेज्ड होस्टिंग, जो आपकी होस्टिंग को मैनेज होती है इधर उधर, वही आपकी मैनेज्ड होस्टिंग होती है। तो एक होता है आपका क्लाउड होस्टिंग। डियर स्टूडेंट, क्लाउड होस्टिंग को हम समझना है थोड़ा सा, ठीक है। मैंने सबको ना बैक कर दूँ थोड़ा सा, इतना ज़्यादा बैक नहीं होगा, ठीक है। तो हम समझते हैं क्लाउड होस्टिंग क्या होती है। सपोज करो हमारी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। हमने क्या किया ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, हमने क्या काम किया, हमने ये वाला सर्वर ले लिया, ठीक। लेकिन हमने अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात की कि भाई अगर मेरा जो डाटा है, यानी मेरे यूज़र हैं, उससे इस वाले सर्वर से काम ना चला तो, अच्छा तो के लिए वो काम करता है कि ले भाई ये भी ले, तो ये भी ले, तो ये भी ले, ये भी ले। यानी उसने क्या काम किया, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है यानी कि सर्वर का मालिक, उसने इन 4 अलग अलग सर्वरों को ना एक कलेक्शन बनाया, ठीक।
और उन्हें कह दिया कि तू ये ले, ठीक। सपोज कर अगर तेरा ये वाला जो सर्वर है वो ख़राब हो जाता है ना, तो तेरी वेबसाइट यहाँ से एक्सेस होगी, है ना, या फिर तेरी वेबसाइट यहाँ से एक्सेस होगी। तो यानी हम कह सकते हैं जो क्लाउड होस्टिंग होती है एक बड़ी होस्टिंग होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर रखा हुआ है, सपोज करो कोई डाटा सेंटर उसी मालिक का दूसरी जगह रखा हुआ है, तो भाई क्लाउड होस्टिंग वाला कहता, ये एक यूज़र कहता है वेबसाइट वाला कि भाई देख मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जो जहाँ के यूज़र है ना उसके पास उसी डाटा सेंटर का डाटा जाना चाहिए जो ताकि स्पीड से जा चुके। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो सर्वर होते हैं ना, जो क्लाउड होस्टिंग होती है अलग अलग सर्वर पे रखी होती है, अलग अलग सर्वर पे अलग अलग कंप्यूटर रखा होता है, इसे हम कहते हैं क्लाउड। जैसे कि बादल होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। आई होप दोस्तों जो होस्टिंग है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई, बहुत काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। यार देखो हमने मिटा दिया सारा कुछ, एक चीज़ और समझानी थी मुझे ना, ठीक है, दोबारा बना लेता हूँ। हम बेसिकली यही तो कहते हैं ना कि जो हमारी वेबसाइट है वो क्या है, जहाँ पे हमारा जगह रखी हुई है, जहाँ पे हमारा डाटा रखा हुआ है। अब देखो डोमेन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज जो मेरी वेबसाइट है वो इस वाले सर्वर में रखी हुई है, सर्वर का नंबर है 6, ठीक है। हालांकि 6 नहीं होगा, आप जानते हैं कितने सारे सर्वर हैं, कितने सारे सर्वर हैं, है ना, तो इसका नंबर 6 नहीं होगा, इसका नंबर हमने इतना लंबा नंबर होगा जैसे 64.88.32.64, इस तरह का कोई नंबर होगा जो कि इस वाले सर्वर का नंबर होगा, ठीक है। और इस वाले सर्वर में मेरा डाटा रखा हुआ है, ठीक है। या आप कह सकते हैं ये सर्वर है ये 4 पार्ट में डिवाइड है और इस सर्वर का एक पार्ट मेरे हिस्से में आता है, ठीक है। तो और उस वाले सर्वर का जो नाम है वो इतना बड़ा नाम है ना। और अगर मैं आप किसी से कहूँ कि भाई मैंने वेबसाइट बनाई है, ठीक है भाई, अपनी वेबसाइट का एड्रेस बता कि तेरी वेबसाइट कहाँ पे रखी हुई है ताकि मैं उसे देख सकूँ, ठीक। आप एड्रेस बताएंगे, आप जानते हैं आप उसे ये तो बोलोगे नहीं कि भाई दिल्ली में जा, दिल्ली में जाकर देख ले भाई वहाँ पे रखी हुई है सर्वर कमरा नंबर 6 में जा, ऐसे तो बताओगे नहीं, है ना। वो कहेगा भाई पागल है क्या, मुझे ये बता इंटरनेट पे कैसे सर्च करूँ तेरी वेबसाइट। तो आप कहोगे अच्छा इंटरनेट का एड्रेस लिख 16.84.33.64, है ना, यानी 16.84.33.66, ये एड्रेस लिख। अरे भैया इतना बड़ा एड्रेस कैसे याद करूँ यार, ठीक है भाई प्रॉब्लम है हमारे सामने, कैसे याद करें इस एड्रेस को। तो इसका एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, हम इस जो ये एड्रेस है इसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं, है ना, जैसे कि xyz.com, ठीक है, ठीक है। हम कहते हैं क्या sagar.com, ठीक है। इस तरह की हमने बिल्कुल मनपसंद जो हमें नाम पसंद हो ना, हमने कुछ ऐसा नाम लिया और हमने उसकी लेयर चढ़ा दी, ठीक, उसकी लेयर चढ़ा दी ताकि कोई भी उसे नाम को आसानी से याद कर सके। बेसिकली जो हम लेयर चढ़ा रहे हैं वही हमारा डोमेन नेम होता है। अब आई ना समझ में बात, डोमेन नेम क्या होता है, उस आईपी एड्रेस के ऊपर वो एक लेयर होती है ताकि उसे कोई भी आसानी से नाम को याद कर सके। आपने इसे बिल्कुल एक कंपनी की तरह समझो, जैसे कि कंपनी का हम क्या करते हैं ना, कंपनी का कोई भी हम नाम सर्च करते हैं, है ना, कंपनी का कोई भी अपना नाम होता है ताकि उसे लोग आसानी से याद कर सकें, ताकि वो लोगों के बीच में आसानी से याद रह सके, क्योंकि इतना लंबा कोड याद नहीं रहने वाला। दोस्तों यही आज ये वीडियो मैं जानता हूँ ये लंबी होगी और यही इस वीडियो का मकसद था लंबी होने का, मैंने बताया था ना वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी ये, ठीक है। दोस्तों आपको वेबसाइट का बिल्कुल समझ में आ गया होस्टिंग और डोमेन क्या होते हैं, ठीक है। होस्टिंग और डोमेन क्या होते हैं, होस्टिंग और डोमेन से मिल गई तो बना होता है आपका क्या, आपकी वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पॉइंट www, ये क्या होता है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। www मैंने बताया था ना एक नेटवर्क होता है काफ़ी बड़ा और कई सारे लोकल लैन का एक नेटवर्क होता है बड़ा, वो बताया तो वही होता है www, इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। एक होता है URL, ठीक है। URL क्या होता है, ठीक है भैया, URL क्या होता है, बेसिकली उस डोमेन का नाम होता है, ठीक, कैसे, ऐसे www, यानी कि जो हमारे www है ये दिखा रहा है इंटरनेट की लोकेशन, ठीक, हमें इंटरनेट है, ठीक है। हमें कोई वेबसाइट सर्च करनी है, वेबसाइट का नाम है आपका जैसे कि क्या फेसबुक समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि
facebook.com। डियर स्टूडेंट, यही आपका URL होता है, ठीक है, यही आपका क्या होता है, URL होता है। ठीक, सपोज करो, काट दो, ठीक, सपोज करो www.facebook.com/ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन दक्ष। ठीक है, इससे क्या होगी, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये क्या हुआ, एक URL हुआ, इसे को कहते हैं हम URL। और इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि कोई भी एक लोकेशन को लोकेट करने का कंफर्म एड्रेस, वो आपका URL कहलाता है। एक होता है आपका वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी पेज, वेबसाइट आप ओपन करते हो, उससे आप किसी भी पेज पे जाते हो, वो आपका वेब पेज कहलाता है। ठीक, एक हुआ आपका सर्वर कनेक्ट विद कंप्यूटर। ठीक है, सर्वर कनेक्ट विद कंप्यूटर, हमने अभी यहाँ पे देखो डाटा सेंटर बनाया था। ठीक है, डाटा सेंटर के बाद हमने अलग अलग सर्वर बनाए थे यहाँ पे। इन सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट करना, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करना, ये आपका कहलाता है शेयर कनेक्ट विद इंटरनेट। शेयर कनेक्ट विद इंटरनेट, क्योंकि मेरे दोस्त जब इंटरनेट पे जाएगा जब भी तो वो वर्ल्ड वाइड होगा ना, पूरी दुनिया के साथ घूमेगा। और www यही तो दिखाता है कि भाई जो ये वेबसाइट है ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, इसका मतलब ये पूरी दुनिया में फैली हुई है वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं जो बिजनेस हमारा है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के जो इंटीग्रेशन है, इसमें कौन कौन से आपके पॉइंट होते हैं। हालांकि बिजनेस के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहला आता है आपका कस्टमर सपोर्ट। डियर स्टूडेंट, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपका कोई भी प्रोडक्ट ख़राब आ जाता है, आप क्या करते हैं यार, आप ऑनलाइन सपोर्ट ही तो लेते हैं ना। तो सपोज करो आप अपना कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ना, कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, और जो आपके कस्टमर हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यार उन्हें सपोर्ट कैसे दोगे आप। तो यहीं पे एक पॉइंट है कि भाई हमें कस्टमर को सपोर्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद इसमें जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में कुछ हमें एक ऐसा इंटीग्रेट करना है अपने प्लेटफॉर्म में, ताकि वो डिलीवरी का टाइम भी बता सके, किसे, आपके कस्टमर को डिलीवरी का टाइम भी बता सके, ऑर्डर की डिटेल बता सके, ऑर्डर की रिगार्डिंग सारी चीज़ बता सके, है ना। इससे कुछ हमें अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेशन करने हैं। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, डेली अपडेट रिगार्डिंग, ये कर दिया ना मैंने, हाँ कर तो दिया यार। सेकंड ये था ना डिलीवरी टाइम, डिलीवरी सप्लाई चेन को शो करना या फिर टाइम शो करना, है ना, कि हाँ भाई आपका जो ऑर्डर है वो रिसीव कर लिया, फिर हमने क्या कहते हैं ना, हमने पैक कर दिया और ये कर दिया। दिखाऊं आपको कैसा, चलो दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे खोलता हूँ ना 1mg, यहाँ से मैंने दोस्तों एक चीज़ बुक की थी और मैं माई ऑर्डर में जाता हूँ, यार देखो नेट नहीं कनेक्ट है, सॉरी दोस्तों, इसके लिए नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है, नेट कनेक्ट नहीं है। नेट कनेक्ट नहीं करना क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आएंगे, आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी, ऐसे समझ लो यार। आप अमेज़ॉन पे करते तो हो, वो दिखाता तो है आपको। इसके बाद आता है आपका मनी रिफ़ंड। सपोज करो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपने क्या काम किया ना, आप चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो वापस आ जाए, या फिर कस्टमर चाहता है आपसे कि भाई आपको पैसा वापस दो उसको, तो आपको वो वाला इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम भी अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म में तैयार करना पड़ेगा। या फिर आप कोई कस्टमर कहता है कि भाई प्रोडक्ट ख़राब है, प्रोडक्ट यार बदल के दो, तो उसे प्रोडक्ट बदल के दो, है ना। कुछ कहता है भाई प्रोडक्ट लेना ही नहीं मुझे यार, तू पैसा दे मेरा, चल ठीक है, तो उसे आपको पैसा भी वापस देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना आपको अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए। इसके अंदर एक लॉयल्टी स्कीम चलानी पड़ेगी, ऑफ़र चलाना पड़ेगा होगा। जैसे आपने अमेज़ॉन पे सुना होगा ना 20% ऑफ, 30% ऑफ, या फिर इस तरह के कि भाई ये लकी ड्रॉ है, इस तरह के कई सारे जो आपके लॉयल्टी स्कीम चलाई जाती है। एक होता है कस्टमर को फुल डिटेल प्रोवाइड करना किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, ऑल डिजिटल पेमेंट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था ये पेमेंट गेटवे कहलाता है कि आप अपने यूज़र से, आप अपने कस्टमर से पैसे कैसे लोगे यार। जैसे आपने ऑनलाइन बिजनेस तो कर लिया, क्या फ्री में बेचोगे भाई सामान, उसको पैसे भी तो लोगे ना। तो यार फ्री नहीं बेचोगे आप मेरे बाबू, पैसे लोगे। तो जो पैसा लेने का तरीका होगा वही आपका
डिजिटल पेमेंट ऑप्शन कहलाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसके घर जाके पैसे लोगे, तो आप चाहोगे ना कि बैंक से ही, बैंक में आपके आराम से पैसे आ जाएं, इस तरह का कोई सिस्टम हो। फिर आता है आपका ऐप यूजर इंटरफेस। जो आपने एप्लीकेशन बनाई है या फिर आपने कोई भी वेबसाइट बनाई ना, उसका इंटरफेस कैसा दिखेगा, मतलब वो कैसी दिखाई देगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी ना, तो जब भी तो ज़्यादा यूज़र आएंगे। आपने देखा होगा जैसे कि आप कहीं ऑनलाइन शॉप में जाते होंगे और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो जब भी तो यार आप वहाँ से सामान खरीदते हो ना। तो बस ये एक यूजर का इंटरफेस है कि कितना सुंदर दिखाई देगा। यहाँ पे है देखो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, समझो आप। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आता है, जैसे कि माउस आता है, कीबोर्ड आती है, कैबिनेट आता है, मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है और ईटीसी आती है आपकी, यानी XYZ। ठीक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आता है? सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे कि आपकी विंडो हुई है ना, आपके एंटीवायरस हुए, आपके ड्राइवर हुए जो आपके सिस्टम में होते हैं। ठीक। या आप कह सकते हैं जो भी आपको सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में आते हैं ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर आप गेम खेलते हैं तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी पेंटिंग बनाते हैं या फिर कोई शीट बनाते हैं या फिर कोई भी स्लाइड बनाते हैं, है ना, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, फिर वीडियो देखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे आप बेसिकली खुद काम करते हैं। ठीक है। और जिन पे आपका कंप्यूटर काम करता है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आपका एंटीवायरस, आप एंटीवायरस को खुद नहीं चलाते, एंटीवायरस खुद चलता है। डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट है आपका टेलीकम्युनिकेशन। मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। टेलीकम्युनिकेशन इज़ व्हाट? लैन, कैन, मैन, वैन, पैन, वीपीएन। ठीक है। एक बार याद करो, लैन क्या मैंने बताया था आपको, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। कैन बताया था कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन बताया था मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। वैन बताया था वाइड एरिया नेटवर्क। पैन बताया था पर्सनल एरिया नेटवर्क। वीपीएन बताया था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है। और आगे चलो, वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट के बारे में काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में बताया। क्या अब मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेज, फोटो, वीडियो फ्रॉम ETC। ठीक है। यानी कलेक्शन होता है किस चीज़ का? वेब पेज का। नीड किस चीज़ की होती है? हमें डोमेन प्लस होस्टिंग, 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है। डोमेन क्या होता है? नाम होता है। होस्टिंग क्या होती है? सर्वर का स्पेस होता है यार। ठीक है। और तेज पढ़ो, डोमेन क्या होता है? IP एड्रेस होता है। ठीक है। नेम होता है, एक्सटेंशन होता है ना, यानी कि उसको कवर करने के लिए एक्सटेंशन। देखो यहाँ पे एग्जांपल जैसे facebook.com, google.com, amazon.com। यहाँ पे हम पगला गए हैं कबे, यहाँ पे यार org नहीं है, ये .com एक्सटेंशन है। ठीक है। ये .com एक्सटेंशन है। wikipedia.org, wix.org, wordpress.org, org एक्सटेंशन की वेबसाइट है। ठीक है। आपकी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इसकी जो है CCSUweb.in, ebay.in, या आप कह सकते हैं amazon.in, government.in, या आप कह सकते हैं dreamtopper.in। ये .in की एक्सटेंशन की वेबसाइट है। सर्वर के अंदर रखी हुई सभी वेबसाइट एक नंबर से सेपरेट की जाती हैं। ठीक है। मैंने बताया था ना कि वो लोकेशन याद करो, वो बातें, 194.59.164.93। ये क्या है? ये बेसिकली मेरे डियर स्टूडेंट, ये रियल एड्रेस है। ठीक है। ये हमारे जो वेबसाइट है dreamtopper.in, इसका एड्रेस है ये। अरे सच में एड्रेस है यार, मजाक नहीं कर रहा। ठीक। जो आपकी फेसबुक है, फेसबुक का एड्रेस क्या है? 157.240.3.35। जी हाँ, ये रियल एड्रेस है मेरे भाई फेसबुक का। अरे मेरे कैसे हाथ लगा यार। आप गूगल पे जाओगे ना, वहाँ पे लिखोगे क्या? वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट IP एड्रेस फाउंडर या IP एड्रेस, इतना चीज़ डाल दोगे आप अपने गूगल में तो कोई सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो आपको आसानी से बता देगी। वहाँ पे बस आपको वेबसाइट का नाम लिखना है। एक होती है आपकी होस्टिंग, बताया था ना अभी, कितने अच्छे से बताई थी। होस्टिंग क्या? वेब सर्वर कंपनी
जो वेब सर्वर बताया ना, वेब सर्वर कंपनी दैट रेंट आउट देयर सर्विस एंड टेक्नोलॉजी टू होस्ट वेबसाइट टू द ऑन द इंटरनेट। बताया तो यार अभी कि जो सर्वर के मालिक होता है, सर्वर की जो कंपनी है, वो अपना कुछ स्पेस और कुछ सर्विस रेंट पे दे देती है और अपनी टेक्नोलॉजी भी रेंट पे दे देती है। किस चीज़ के लिए? आपकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। कहाँ पे? इंटरनेट पे। यही तो कहलाती है मेरे बच्चे होस्टिंग। बताइए ना भी होस्टिंग कितने टाइप की होती है। शेयर्ड होस्टिंग होती है, वीपीएस होता है, डेडिकेटेड होती है, मैनेज होती है, क्लाउड होती है, कई तरह की होस्टिंग होती है आपकी। आपको इतना क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा मतलब पता होना चाहिए, लेकिन इतना 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 डीपली ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम चल जाएगा। और जो ये कंप्यूटर होते हैं कैसे होते हैं? 24 आवर एक्सेस वेबसाइट डाटा, इन 24 घंटे आपके चलते रहते हैं। यार देख लो 60 मिनट की वीडियो हो गई अप्रोक्स, यानी पूरी हो गई वीडियो। डियर स्टूडेंट, आपके जो यूनिट 3 है वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट करा दी यार मैंने आपकी, देखो यूनिट 3, ठीक है। अब आपके क्या है ना, अब आपको स्पीड से, फराटेदार स्पीड से आपको क्वेश्चन कराने हैं बस मुझे, ठीक है। क्वेश्चन यार देखो इंग्लिश वालों प्लीज़ भाई इन्हें ट्रांसलेट कर लिया करो यार, इंग्लिश में इतना दम नहीं है मेरे में कि भाई मैंने अभी सारों को इंग्लिश में करूँ। आप कर लो यार, समझ सकते हो ना इतना तो थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी डैश 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 के प्रभावी प्रबंधों को सक्षम करती है, ठीक। ग्राहकों के आदेश, ठीक। एक है वितरण एंड रिटर्न, एक है खरीदे गए माल के भुगतान, या फिर ये सभी। सही आंसर इसका ये सभी है, ठीक है। एक है इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाला आत्मनिहित आंतरिक नेटवर्क कहलाता है। इंट्रानेट यहाँ पे आ गया ना, आत्मनिहित यानी कि ये प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहा है, तो इसमें हम कह देंगे इंट्रानेट। एक है इंट्रानेट संगठनों के लिए उपयोगी है क्योंकि वे सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य को साझा करते हैं, ठीक। यानी वे केवल अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो करते हैं, उनके पास सामान्य सूचनाओं की आवश्यकता है, उनके पास सहयोग है, या फिर ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क जो कंप्यूटर नेटवर्क को संगठनात्मक कंप्यूटर सुविधाओं को दुनिया भर से जोड़ता है कहलाता है क्या? इंटरनेट कहलाता है मेरे बच्चे। सभी कंप्यूटरों को और सुविधाओं को दुनिया में जोड़ता है। व्यक्तियों के बीच वितरित सूचनाओं को साझा करने का काम कौन करता है? डब्ल्यू करता है। पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ने का काम करता है, सूचनाओं को इधर उधर करने का काम करता है। कंप्यूटर क्या करता है? इंटरनेट जोड़ता है आपको कंप्यूटर और डिवाइसों को। दूर संचार द्वारा कंप्यूटर में संग्रहित मैसेजों का आदान प्रदान कौन करता है? ईमेल करता है। आप कहते हैं ना ईमेल नहीं आया। डैश 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 के माध्यम से इंटरनेट बाहरी एक्सेस से सुरक्षित है। कैसे? बताया ना मेरे भाई, नेटवर्क गेटवे और फायरवॉल। यानी फायरवॉल क्या होता है? आपके हार्डवेयर के बीच और आपके नेटवर्क के बीच एक दीवार का काम करता है जो वायरस ना आने दे, लेकिन कई सारे काम करता है। अगर वो चाहे तो इंटरनेट भी ना चलने दे, ठीक है, बाहर वाला। तो इंटरनेट की बाहरी सुरक्षा करता है, ठीक है। यानी इंटरनेट का कोई प्राइवेट नेटवर्क है और उसी कंप्यूटर में हमने बेसिक नेटवर्क भी लगाया हुआ है अपना, है ना, हम नेट भी चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला डाटा है ना वो वहाँ ना जाए, तो इसके काम करता है आपका फायरवॉल। एक्स्ट्रानेट के लिए विशेष प्रावधानों के साथ इंटरनेट का पर एक प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार कहलाता है क्या? ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट का प्रयोग या उपयोग परिशिष्ट कॉर्पोरेट निर्देशकर्ताओं, बिक्री और ग्राहक संबंध प्रबंधन उपकरणों से लेकर तक में किया जाता है। कहाँ तक? उन्नत उत्पाद तक, ठीक है। रटने वाले क्वेश्चन है मेरे बाबू ये, इनमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है यार जो मैं आपको समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
डैश 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 का उपयोग करके बड़े इंटरनेट में वेबसाइट ट्रैफिक को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर है ये। समग्र गतिविधि को ट्रैक करने के लिए वेब मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर। बड़ा व्यवसाय उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के भीतर डैश 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 के माध्यम से सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। कौन? फायरवेल सर्वर। ठीक है, ये जो सर्वर है फायरवेल का, यही तो बताएगा कि हाँ तुझे मतलब क्या बोलते हैं ना, तुझे डाटा एक्सेस करना है इंटरनेट को या नहीं, है ना, इस तरह से। यानी कि सारा बीच में दीवार का काम करता है ये, इंटरनेट के और हार्डवेयर के। ठीक है, कि ये इस दीवार का ही काम होता है। अब सपोज इस दीवार पे कोई गेट ही लगा हो यार, फिर तो आना जाना कर ही सकते हैं ना, इस तरह का। और वो गेट खोलना है बंद करना किसके हाथ में है? हार्डवेयर के, नहीं आपके हाथ में है। इंटरनेट की सीमा यह है कि इसे डैश 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 हो सकता है क्या? अविश्वसनीय और अनियंत्रित सूचनाओं का वितरण, यानी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सके। चोरी और नुकसान बिल्कुल हो सकता है, यानी सब मैंने बताया ना, इंटरनेट यार बहुत ज़्यादा अनसिक्योर है, एक सिक्योर नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसिक्योर है ना, यानी सुरक्षा नहीं है कुछ भी। एक है टीसीपी या फिर आईपी अकाउंट सेल अकाउंट की तुलना में है क्या? तेज भी है और धीमा भी है। नहीं सॉरी बी नहीं है। ठीक है, एक तो तेज है, कार्य करने में आसान है। क्या? आईपी, इंटरनेट की जो प्रोटोकॉल सेल है। आईएसपी के लिए एक आईएसपी डैश डैश के लिए एक संक्षिप्त नाम है क्या? इसे आईएसपी को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे से जो फुल शॉर्ट फॉर्म है ना, वो तो आपको याद कर लेनी चाहिए डियर। एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को मॉडेम से बात करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह कहलाता है क्या? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। आईएसपी एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है? इंटरनेट तक एक्सेस प्रदान करती है। आईएसपी तो करवाती है यार, पैसे लेते हैं ना, जैसे कि जियो पीओ, ये आपकी कंपनियां, ये आईएसपी कंपनी कहलाती हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं, या फिर एक्सेस कह लो आप। क्वेश्चन नंबर 17। नेटस्केप तथा इंटरनेट एक्सप्लोर जैसे ब्राउज़र ने डैश 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 के लिए प्रोग्रामों का निर्माण किया। किस चीज़ के लिए? ईमेल के लिए। सबसे पहले ये ईमेल के लिए आए थे बाबू, जो आपके इंटरनेट एक्सप्लोर के सॉफ्टवेयर ना, ये ईमेल के लिए बनाए गए थे। फिर ये आपके ब्राउज़र बन गए। इंटरनेट का उपयोग डैश 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 के लिए अनुप्रयोगों के और विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा है। व्यापार संचालन को समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 19। उपयोगकर्ता के माध्यम से सूचना और डेटा देखा जा सकता है कहाँ पे? वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र में तो आप वेबसाइट खोलते हो। इंटरनेट उपयोगकर्ता विशिष्ट है जिन्हें डैश 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 की आवश्यकता होती है। एक्सेस करने से पहले डेटाबेस नेटवर्क प्रमाणीकरण, यानी कि कोई भी डाटा अगर एक्सेस करना है तो उससे पहले नेटवर्क का जो परमिशन लेनी पड़ती है। इंटरनेट एक सामान्य कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देता है, अर्थात प्रत्येक उपयोगकर्ता इंटरनेट के भीतर एक ऐसी सूचनाओं को देखने की क्षमता रखता है। इंटरनेट को एक कंपनी की प्रबंधन सूचना प्रणाली से जोड़ा जा सकता है जो डैश 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 का समर्थन करता है। वितरित कंप्यूटिंग वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 23। अधिकांश संगठन डैश 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 सहित अपने इंटरनेट की योजना में बहुत से संसाधन समर्पित करते हैं। कौन से उपयोग? सभी। डियर स्टूडेंट, जल्दी क्वेश्चन कराने पड़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपकी इस वीडियो का 64 मिनट की वीडियो हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर आपका 24। डीएनएस क्या है? डीएनएस मेरे भाई डोमेन नेम सर्वर, या आप इसे कह सकते हैं डोमेन नेम सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25, सूचना सुपर हाईवे और इलेक्ट्रॉनिक वेब जो लोगों को व्यवसाय को जोड़ते हैं, जिनके पास नेटवर्क को एक्सेस करने हेतु होता है क्या? इंटरनेट होता है। ठीक है यार, देखो ये क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको इनमें से कोई क्वेश्चन बता दूं जो थोड़े से सही हों। जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग कंप्यूटर उपयोगकर्ता यानी यूजर को वेब पेज का पता लगाने के लिए और उनको एक्सेस करने के लिए सक्षम बनाता है क्या? वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर आसानी से वेब पेज का या फिर वेबसाइट का पता लगा लेते हैं और एक्सेस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का, इंटरनेट का मानक ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? सही है इसका SMTP। SMTP की जो फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि जो वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट या फिर आपके कोई भी प्लेटफॉर्म होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं ना, उनसे आपको मेल करवाने का जो प्रोसेस होता है वो SMTP द्वारा कराया जाता है। एक होता है आपका क्या? इस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट सर्वर से मेल भेजने या एकत्र करने के लिए किया जाता है। पॉप, आपके सामने भी कई सारे पॉप अप आए होंगे। इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है क्या? वेब। यूजर को डैश 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 के लिए यूजर इंटरफेस का उपयोग करके वांछित सूचना का वितरण लिखना होगा। सर्च साइट। क्वेश्चन नंबर 32, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है, एक विशाल डेटाबेस को बनाए रखता है, उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट तरीका प्रदान करता है। इतना रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। ठीक है, एक बार पढ़ोगे ना याद हो जाएंगे। इंट्रानेट केंद्रीकृत समय बंधन प्रणाली प्रदान करता है जिसका अर्थ है प्रत्येक एक ही पृष्ठ पर रहता है। जब एक संगठन के भीतर एक से अधिक समूहों एक वेबसाइट का निर्माण और सर्व करते हैं कहलाता है क्या? इंटरनेट का विकेंद्रीकरण। इंटरनेट और वेब प्रौद्योगिकियाँ ओपन सिस्टम टेक्नोलॉजी मानकों पर आधारित हैं जो सुनिश्चित करती हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसके। व्यवहार्यता, इंटरनेट नेटवर्क और जो सेकंड है आपका एक ग्लोबल बेसिक पर मापनीयता। क्वेश्चन नंबर 36, एक इंटरनेट जिसमें एक समूह या व्यक्ति होता है जो तकनीकी और सूचनात्मक संरचना को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होता है कहलाता है केंद्रीकृत इंट्रानेट। देखो ये है जैसे क्वेश्चन नंबर आपके 39, प्रारंभ में अप्रानेट के पास होस्ट नाम के नोड थे। कितने? 4 नोड थे। ठीक है, रट लेना। डियर स्टूडेंट, देखो इसमें आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पेपरों में ना आपके इतने हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये केवल दिए हुए हैं क्वेश्चन आपको। ठीक है, इतने हाई क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है यार, देखो बेसिकली वो ही आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड करता है। जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये इतने ज़्यादा रिलेट नहीं करते आपके इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, एक है जैसे DNS किसी संगठन के डोमेन नाम को उसके डैश 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 पर मैं करता है, किस पे? IP एड्रेस पे करता है। ठीक है, देखो मैं नहीं चाहता कि आप एक बार क्वेश्चन को फिर भी पढ़ लेना यार। ठीक है, सारों को PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। और लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया है ना भाई, जो आपको यूनिट के अंदर पढ़ाया है, उसे प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना यार। वो बहुत ज़्यादा रिलेट है आपके ई कॉमर्स से, है ना। TTL का पूर्ण रूप है जैसे टाइम टू लाइव, है ना। इस तरह की जो कुछ आपको याद करना है। क्लास रिकॉर्ड का प्रोटोकॉल परिवार है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ई बिजनेस एकीकरण का मूल कारण है, ये सभी हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद करना है।
सिस्टम के बीच डेटा को सिंक्रोनाइज करना डैश 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 द्वारा समय समय पर आधारित किया जाता है ना, बैच ट्रांसफ़र। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 62 है, एक बड़े वेब सर्वर या सर्वर की श्रृंखला को बनाए रखता है और अपनी वेबसाइटों को बनाए रखने के लिए स्पेस के साथ शुल्क भुगतान करने वाले ग्राहकों को प्रदान करता है। वेब होस्टिंग सर्विस बताया था ना यार, देखो शुल्क भुगतान यानी कि वही समझ जाओ आप, पैसों में रेंट पे देना। देखो क्वेश्चन नंबर 65 है, पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट के बीज लगाए थे वह था अप्रानेट, मेरे भाई अप्रानेट। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं पहला दुनिया का इंटरनेट था ये। वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस, इंटरनेट और WWW सभी उदाहरण है किस चीज़ के? दूरसंचार के। वास्तव में इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल डैश डैश को पहचानता है, मतलब जब कोई इंटरनेट है ना वो केवल आपके IP एड्रेस को पहचानता है यार, वो आपके नाम पाम को नहीं पहचानता, आपको IP एड्रेस पे काम करता है इंटरनेट। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट बनाता है जिसके भीतर कम संख्या में कंप्यूटर होते हैं क्या कहलाता है? सब डोमेन। जो डोमेन से पहले लगा होता है सब डोमेन कहलाता है। एक छोटी वेबसाइट के लिए किसी डैश 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 से स्पेस लेने की आवश्यकता होती है ISP। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर जैसे 70 है आपका 70, इंटरनेट पर एक होस्ट अपने डैश 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 द्वारा एक और होस्ट का पता लगाता है कि एक IP एड्रेस का। कहाँ गए रे ये क्या हुआ रे बबुआ? अरे हम कहाँ थे रे, कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे? है ना ना। क्वेश्चन नंबर आप 83 है, देखो HTTP द्वारा वेब पर कंटेंट को डैश 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 के साथ जोड़ना संभव है किस चीज़ के साथ? हाइपरलिंक। दोस्तों जो आपका HTTP है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज को पर आइकन या इमेज का एक टुकड़ा कहलाता है आपका हाइपरलिंक। सपोज करो यहाँ पे कोई क्या रखा है ना, ये एक वेब पेज है ठीक, और यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, जैसे ही अब ये पेज नंबर रियल में कितना है? ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है नेक्स्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रीवियस। सपोज करो आप पेज नंबर 1 पे हैं, ठीक, आप दूसरे पेज नंबर 2 पे जाना चाहते हैं तो आप 2 पे क्लिक करते हैं और आप 2 पे पहुँच जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस है ये आपका हाइपर लिंक कहलाता है। ठीक है, और जैसे आप इस वाले पेज पे हैं, आप इस पे क्लिक करते हैं 1 पे, आप 1 पे पहुँच जाते हैं, तो ये आपका हाइपर लिंक कहलाता है। और यही है क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या इमेज का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। डियर स्टूडेंट देखो एक ऑप्शन है आपका CRM। CRM की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
ये आप कह सकते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, यानी जो आपके कस्टमर होते हैं उनको सभी का जो मैनेजमेंट करता है कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर आपका CRM कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं विपणन सूचना प्रणाली। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में याद रखना, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि कोई विश्वविद्यालय एक वेब आधारित सूचना प्रणाली स्थापित करता है जिसका संकाय छात्र के ग्रेडों के रिकॉर्डों को एक्सेस कर सकता है और छात्रों को यह सलाह देने के लिए कि यह डैश 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 का एग्जाम्पल है, किसका, इंटरनेट का एग्जाम्पल होगा। जैसे कि देखो आपके CRM तकनीक में सहायता करती है कि हमें प्रत्यक्ष विपणन प्रयासों को डिजाइन करने, है ना, नए मूल्य निर्धारित करने, मॉडल विकसित करने या तेजी से लेन देन को, इस तरह का जो काम करती है। डियर स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों में और ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है जो मुझे आपको बताना चाहिए। ठीक है, आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे तो आपके याद हो जाएगा आसानी से। दोस्तों देखो वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि हमारी एक वेबसाइट है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की। देखो यार, इसलिए नेट ऑन नहीं कर रहा था। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है ड्रीम टॉपर। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है और इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने आएगा बीकॉम ऑनलाइन टेस्ट। आपको इस वाले मेन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपके सामने कोई भी ऐड क्लिक होता है, ऐड आता है, तो आप उसको क्लोज़ कर देंगे। डियर स्टूडेंट, ऐड को क्लोज़ करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर आ गए हैं, यानी आपके टेस्ट आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट अकाउंट, है ना, ऑडिटिंग। इस तरह से आपके सामने कई सारे क्या हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि एक टेस्ट है आपका ई-कॉमर्स का, मैं इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। इस स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से सबसे पहले मैं अपना नाम दूंगा। जैसे मैं अपना नाम देता हूँ, दक्ष नाम डाल देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी मेल आईडी डालता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने मेल आईडी डाल दी और अपना मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, पेपाल की फ़ीस किस कारक पर निर्भर है ना। इस तरह से मैं इस पर कोई भी ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, है ना। जैसे पैसा पे की सुविधा उपलब्ध है ना, मैं कर देता हूँ ये सभी, या फिर जो भी मतलब आपका ऑप्शन है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, है ना। मैं अभी केवल ऐसे ही लगा रहा हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ई वायरस के लिए कौन खतरा है ना, वायरस डाल दिया, है ना, या फिर यहाँ पे डाल दिया कोई भी एक ऑप्शन। इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं और जो आपका सही होगा वो सही हो जाएगा। देखो यार कितनी सारे क्वेश्चन, वाह भाई वाह, गलत आ रहे हैं मेरे तो। मतलब बस आपको जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा यार आपके क्या है क्या नहीं। देखो जैसे ये सही आ गया, ठीक है, गलती से ना ये गलत आ गया। इस तरह से आप सारा का सारा टेस्ट दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग है ना, आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपकी चलती रहेगी। और जो आपके 100 क्वेश्चन है आपने 16 सोल्व कर चुके हैं। इस तरह से आपको क्या करना, सारे के सारे क्वेश्चन लगाने के बाद फिनिश पे क्लिक करना। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा डू यू वांट टू फिनिश द क्विज, आर यू श्योर। आप करेंगे ओके। इसके बाद आपके सामने इस तरह से पहिया घूमेगा, बिल्कुल ये पहिया मस्त है, ठीक। फिर यहाँ पे आएगा डियर दक्ष, ओ नो यू आर फेलिंग ई कॉमर्स, योर स्कोर इज लेस देन 33। यानी बिल्कुल वही पैटर्न है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। अगर आप पास होंगे तो यहाँ पे आपको एक पास का मैसेज आएगा, ठीक है, पास का मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड के लिए मिल जाएगा हमारी तरफ से। और ये आपके सामने सभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपके पास एक मेल भी आएगी, मेल दिखाता हूँ मैं आपको।
मेल आईडी कहाँ गई? देखिए डियर स्टूडेंट, आपके सामने ना एक मेल आईडी आ गई इस तरह की, ड्रीम टॉपर ऑनलाइन टेस्ट के नाम से आएगी और यहाँ पे लिखा है दक्ष। यहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी वो है, और मेरा केवल 1 ही % स्कोर है क्योंकि जो मेरा सही आंसर था वो केवल 1 ही आ पाया था। और यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आपके आंसर भी मिल जाएंगे। जैसे कि हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, लेकिन जो इसका सही आंसर था ये वाला था। यहाँ पे सही और गलत का आपके सामने लिखे रहेंगे। हम इन सभी क्वेश्चन में फेल हैं तो यहाँ पे फेल है, इस क्वेश्चन में हम सक्सेस थे तो सक्सेस आ गया। ठीक, इसके बाद हमने किसी का कोई जवाब नहीं दिया तो सभी में हम फेल हैं। ठीक है, जो ये आपकी ये वाली कॉलम है, ये वाली सेकंड वाली आप कह सकते हैं जो लाइन है वो आपकी सही की है और ये आपकी यूजर की है जो सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर है द क्वेश्चन वाज नॉट आंसर्ड, यानी कोई आंसर नहीं दिया गया। ठीक है, और यहाँ से देखो डाउनलोड सर्टिफिकेट है, इसका भी आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप फेल हैं। अगर आप पास होते हैं तो यहाँ से आपका डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आप को अच्छी लगी यार तो देखो कमेंट करना प्लीज़। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और जो ये PDF है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में यूनिट नंबर 4 में। थैंक्स दोस्तों, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब खैर, बाय बाय।